गुड मॉर्निंग साथियों। अभी तक हमने आपकी जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग बुक है उसके एक चैप्टर का अध्ययन किया है, आंतरिक पुनर्निर्माण। अब हम दूसरी बुक जो आपकी है बीएसटी की, वित्तीय लेखांकन एवं निर्णय, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपने विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब देखो, विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है और क्यों हमें इनको बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने नाम सुना हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? जहां एक ही छत के नीचे लगभग सारे सामान हमें मिल जाते हैं। नागौर का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बाहर बड़े शहरों में जाओ तो खूब सारे डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे। रिलायंस के, बिग बाजार, वी मार्ट, बहुत सारे बिग बाजार है, डी मार्ट, जहाँ एक ही छत के नीचे अपने को राशन का सामान भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिल जाएंगे, बर्तन भी मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक का सामान भी मिल जाएगा। हर तरह का लगभग सामान उसी छत के नीचे मिल जाता है। हमारे लिए तो सुविधा है, एक ही जगह जाओ, सारा सामान लेके आ जाओ। लेकिन जो उस डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है, उसके लिए इसका लेखांकन थोड़ा सा दुविधाजनक होता है। दुविधाजनक क्यों होता है भाई? आज एक मान के चले कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है बिग बाजार। अब उस डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। राशन का डिपार्टमेंट है, जूतों का डिपार्टमेंट है, कपड़े का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डिपार्टमेंट है, बर्तन यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट। अब मालिक क्या चाहता है? मालिक हमेशा ये देखना चाहेगा कि उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ। राशन के डिपार्टमेंट से साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, जूतों के डिपार्टमेंट से कितना हुआ, कपड़ों से कितना हुआ। हालांकि सारे डिपार्टमेंट का एक साथ भी प्रॉफिट वो निकाल ले तो प्रॉफिट तो सारा उसी का है, और सबका अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करे तो भी सारा उसी का है। तो अलग अलग निकालना क्यों जरूरी है इसके लिए? क्योंकि उसको ये देखना पड़ेगा उसका भाई कोई डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो कम प्रॉफिट दे रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो लॉस में जा रहा है। लॉस में जाने वाले डिपार्टमेंट को वो पहले बंद करना चाहेगा। भाई जो डिपार्टमेंट अपने को, अभी एक बात समझो आप, तो राशन के डिपार्टमेंट को साल भर में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, जूतों के डिपार्टमेंट से 3 लाख का हुआ, कपड़ों के डिपार्टमेंट से 10 लाख का हुआ, इसी तरह से 4 लाख, 7, बर्तनों से मान लो उसको 2 लाख का नुकसान हो रहा है। ऑल ओवर तो प्रॉफिट भले हो रहा है,
लेकिन वो ये चाहेगा भाई मेरे को किसी डिपार्टमेंट से नुकसान लॉस नहीं हो। तो बर्तन के डिपार्टमेंट में नुकसान क्यों हो रहा है उसके कारणों का अध्ययन करेगा। यदि वो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में आने की कंडीशन में है तो उसको चालू रखेगा, और मान लो प्रॉफिट में आने की कंडीशन में नहीं है तो उसको बंद कर देगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट उसको क्या प्रॉफिट दे रहे हैं, ताकि वो आगे कोई निर्णय ले सके उसके संबंध में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वो क्या करेगा, जितने भी डिपार्टमेंट है सबके लिए अलग लाभ हानि खाता बनाएगा। नाम होगा डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट। अलग अलग P&L बनेंगे सारे डिपार्टमेंट के और अलग अलग लाभ हानि ज्ञात किए जाएंगे। तो अलग अलग जब बनाएंगे तो उसके सामने अकाउंटिंग करने में क्या क्या समस्याएं आएगी उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो खर्चे होते हैं ये सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं की आती है। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्चों को कैसे बांटा जाए। तो खर्चों को हम 3 कैटेगरी में डाल लेते हैं। पहले तो वो खर्चे जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरे वो खर्चे जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन बांटने योग्य है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तीसरे वो खर्चे जो बांट ही नहीं सकते डिपार्टमेंट में, अलग ना बांट। तो इनका वो सेटलमेंट किस तरह से करेगा खर्चों का, ये देखिए। भाई जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली उसी डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है। जैसे मान लो कपड़ों का डिपार्टमेंट है तो कपड़े खरीदे, तो कपड़े खरीदने पे जो खर्च हुआ है वो कपड़ों के डिपार्टमेंट में अपने आप ही चला जाएगा, उसमें सोचने की बात ही नहीं। कपड़ों के डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन है, उनकी सैलरी देनी है, तो वो भी सीधे कपड़ों के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कुल मिलाकर जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको तो सीधे सीधे उसी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा जिस डिपार्टमेंट से वो संबंधित है। तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही। अब बात आती है बांटने योग्य खर्चे। ऐसे खर्चे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नहीं हैं, लेकिन पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक साथ खर्चा है और उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। तो कैसे बांटा जाए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में? तो इसके लिए कुछ आधार लेने पड़ेंगे अपने को, कुछ बेस लेने पड़ेंगे जिन पर उन खर्चों को बांटा जाए। तो क्या क्या आधार हो सकते हैं? सबसे पहले बिक्री का आधार, सेल्स का आधार है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लो डिस्काउंट दिया है, डूबत हो गई। तो जो खर्चे इस तरह के बिक्री से संबंधित होते हैं, उन खर्चों को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बांटें? तो उनके लिए बिक्री का आधार लेंगे, बिक्री का अनुपात लेंगे। मान लो आपके 6 डिपार्टमेंट है, तो 6 डिपार्टमेंट की कितनी कितनी बिक्री है, उस बिक्री का अनुपात निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। और वो जो खर्चे हैं जो बिक्री से संबंधित है, उन खर्चों को उस बिक्री के अनुपात में सभी विभागों में बांट दिया जाए। क्लियर है? दूसरा क्रय का आधार। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं
जो क्रय से संबंधित होते हैं, जैसे माल खरीदने पे गाड़ी भाड़ा वगैरह लगा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, अब वो सारा डिपार्टमेंट के लिए एक साथ ही लगा है, एक ही ट्रक में सारे डिपार्टमेंट का माल हमने मंगाया है, तो अब उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है, तो जो क्रय का अनुपात होगा, परचेज का रेशियो होगा, उस अनुपात में उन खर्चों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाएगा। तीसरा, घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में, घेरा गया क्षेत्रफल, अब जैसे मान लो राशन की दुकान है, राशन का डिपार्टमेंट है, वो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया हुआ है, और कपड़ों का डिपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है, जूतों का डिपार्टमेंट 200 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है। तो देखो सबने अलग अलग एरिया घेर रखा है। अब मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए पूरी बिल्डिंग को किराए पे लिया गया, तो जो बिल्डिंग का किराया लगा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का किराया अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बांटें? तो घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में बांटेंगे। जो अलग अलग डिपार्टमेंट ने जितना जितना एरिया घेर रखा है उस एरिया के अनुपात में उस खर्चे को बांट दिया जाए। बिल्डिंग से संबंधित कोई भी खर्चा हो, बिल्डिंग का किराया है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, बिल्डिंग की रिपेयर है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, कोई भी बिल्डिंग से संबंधित यदि खर्चा है तो उसको घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में बांट दिया जाएगा। चौथा, कर्मचारियों की संख्या या मजदूरी के आधार। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, जैसे कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया है, मान लो उसमें जो खर्चा दिया है, कर्मचारियों के लिए कैंटीन खोल रखी है, कर्मचारियों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग व्यवस्था कर रखी है, उनके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है तो वो अलग अलग विभागों में कैसे बांटेंगे? कर्मचारियों की संख्या के आधार पर या कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी के आधार पर अलग अलग विभागों में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य आधार भी हो सकते हैं। ये 4 आधार तो मुख्य है। अन्य आधार में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो बिजली का खर्चा। बिजली का खर्चा है वो लाइट पॉइंट्स, लाइट के जो पॉइंट है उसके आधार पर बांट सकते हैं। जैसे मान लो राशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें 4 पंखे लगे हुए हैं, 3 ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, 2 बल्ब लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? उनके लाइट पॉइंट्स काउंट कर लेंगे। जैसे मान लो पंखा है 150 वाट का है, ट्यूबलाइट है 40 वाट की है, बल्ब है 100 वाट का है, तो लाइट पॉइंट्स काउंट करके जोड़ लेंगे, ये अलग अलग विभागों के सबके, और लाइट पॉइंट्स का जो अनुपात होगा उस अनुपात में बिजली के बिल को सभी विभागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मान लो मशीनों से संबंधित कोई खर्चा है तो उनको मशीनों के मूल्य के अनुपात में बांट सकते हैं। जैसे मान लो मशीनों की बीमा कराई हमने या मशीनों का मूल्य ह्रास है, तो उनको क्या करेंगे? जो हमारी मशीनें हैं अलग अलग विभागों में, उन मशीनों का जो मूल्य है उसके अनुपात में उस खर्चे को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से कई आधार हो सकते हैं जिनको आधार पर वो हमें क्वेश्चन में देखने से समझ में आ जाएगा कि कौन सा खर्चा है वो कौन से आधार पर बांटा जाना चाहिए। भाई 4 तो ये मुख्य आधार है, और अन्य आधारों में 2 तो जैसे मैंने आपको बताए, या और भी कोई दे दे यदि, तो खर्चा और आधार देख के हमें समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि भाई कौन सा खर्चा किस आधार पर बांटा जाना चाहिए, तो उसके आधार पर हम उस खर्चे को बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए दूसरे टाइप के खर्चे, बांटने योग्य। तीसरे खर्चे होते हैं न बांटने योग्य, जिनको हम बांट ही नहीं सकते। अब जैसे मान लो मालिक ने
डिपार्टमेंटल स्टोर चालू करने के लिए लोन लिया, अब लोन पर ब्याज चुकाना है। अब उस ब्याज को कैसे बांटे हम अलग अलग डिपार्टमेंट में? तो ब्याज को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना संभव नहीं है, या और भी कोई खर्चा हो जिनको हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना संभव नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे? उन खर्चों के लिए एक अलग से जनरल P&L अकाउंट बनेंगे। एक तो P&L अकाउंट बनेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, और एक बनेगा अलग से जनरल P&L अकाउंट। तो ऐसे खर्चे जो किसी भी डिपार्टमेंट में हम बांटने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है, जिन खर्चों को हम बांट नहीं सकते, उन खर्चों को हम जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उन्हें बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरल P&L अकाउंट सभी डिपार्टमेंट का एक साथ होगा। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं होगा, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक ही जनरल P&L अकाउंट होगा। तो जिन खर्चों को हम किसी भी डिपार्टमेंट में बांट नहीं सकते, उनको जनरल P&L अकाउंट में डालकर खत्म किया जाए। तो इस तरह से ये व्ययों का बंटवारा जो है वो किया जाए। तो व्यय की बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई खर्चों का बंटवारा। इसी तरह से मान लो कोई इनकम, आय, अदर इनकम, बिक्री तो है ही। देखो बिक्री तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग होगी, तो वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगी। लेकिन यदि कोई ऐसी अन्य आय हो रही है जो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग नहीं है, तो उसको भी जनरल P&L अकाउंट में डालेंगे। उसको हम सर्वनिष्ठ आय, कॉमन इनकम कहते हैं। तो जो कॉमन इनकम होती है जो किसी डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, उसको कौन से P&L अकाउंट में डाल देंगे? जनरल P&L अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई व्यय और आय से संबंधित। इसके बाद बात आती है अंतर विभागीय लेन देन, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनका कैसे सेटलमेंट किया जाए? अब मान लो किसी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, 8-10 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर बना रखा है, तो उसमें जैसे मान लो जूतों की दुकान, जूतों का डिपार्टमेंट है, तो एक नहीं होगा। मान लो एक डिपार्टमेंट है वो पहली मंजिल पर है जूतों का, एक डिपार्टमेंट चौथी मंजिल पर है, एक 10वीं मंजिल पर है, तो जूतों के 3 डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखे हैं। अब मान लो कोई वैरायटी का जूता है, वो पहली मंजिल वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में खत्म हो गया, 10वीं वाली में पड़ा है, तो वो क्या करेगा? भाई मालिक तो सबका एक ही है ना डिपार्टमेंटल स्टोर। अब पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट में यदि जूते खत्म हो गए हैं किसी कैटेगरी के, तो 10वीं डिपार्टमेंट में पड़े हैं 10वीं मंजिल वाले पे, तो उससे मंगवा लेगा। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं अंतर विभागीय लेन देन, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है? वैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफर हो रहा है माल, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में एंट्री क्या होगी इसकी? जो मालिक है वो क्या एंट्री करेगा? रिसीवर डिपार्टमेंट को डेबिट करेंगे और देने वाले डिपार्टमेंट को क्रेडिट। वही जो अकाउंटिंग का रूल लगता है अपना कि भाई पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाला कौन है? एक डिपार्टमेंट है, उसको डेबिट कर देंगे, और देने वाला जो भी है एक डिपार्टमेंट है, उसको क्रेडिट। एंट्री तो ये हो जाती है। लेकिन इसमें एक चक्कर पड़ सकता है, ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो लागत मूल्य पर हो रहा है या बाजार मूल्य या बिक्री मूल्य पर हो रहा है। यदि ट्रांसफर लागत मूल्य पर हो रहा है, जैसे वो जूता जो है पहले डिपार्टमेंट में
खत्म हो गया है, तो 10वें डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो रहा है, उस एक जूते की लागत जो है वो 1000 रुपये है। तो 10वां डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट को वो जूता 1000 रुपये में ट्रांसफर कर रहा है, लागत मूल्य पर ही ट्रांसफर कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपये का जूता है, 1000 में ट्रांसफर कर दिया, पहले डिपार्टमेंट को 1000 में दे दिया। तो 10वां डिपार्टमेंट जो है वो पहले डिपार्टमेंट से 1000 रुपये मांगने लग गया, तो वो 10वें डिपार्टमेंट जो है वो पहले डिपार्टमेंट को 1000 रुपये से डेबिट कर देगा, और पहला डिपार्टमेंट है वो 10वें डिपार्टमेंट को 1000 रुपये से क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो जब माल का ट्रांसफर लागत मूल्य पर हो रहा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रॉब्लम थोड़ी तब आती है जब ये ट्रांसफर बाजार मूल्य पर हो, और बाजार मूल्य पर होने के बाद भी वो माल साल के एंड तक बिके नहीं। यदि साल के एंड में वो माल बिक जाता है साल के एंड से पहले, तब तो दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समझो इस बात को। भाई ये जूता 1000 रुपये का है, अब इसने क्या किया, 10वें डिपार्टमेंट ने पहले डिपार्टमेंट को वो जूता दिया 1200 रुपये। तो 10वें डिपार्टमेंट ने कहा भाई मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, 200 रुपये लाभ हो गया, और इसको ये 1200 में मिला। इसने ग्राहक को बेच दिया कितने में, 1500 में। तो इसने कहा भाई मैंने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, मैंने 300 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। अब इसने 200 कमा लिए, इसने कितने कमा लिए, 300। हालांकि मालिक तो दोनों डिपार्टमेंट का एक ही है। तो मालिक ने कितने पैसे कमा लिए, मालिक ने 500 रुपये कमा लिए जूते पे, क्योंकि उन जूतों का लागत मूल्य कितना था, 1000, और ग्राहक को कितने में बिका है, 1500 में। तो मालिक ने तो कितने रुपए कमा लिए, 500 रुपये कमा लिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से कमा लिए। इसने 200 कमा लिए और इसने कितने कमा लिए, 300 कमा लिए। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, अब देखो इसने 1200 में दे दिया जूता, ये वो जूता ग्राहक को बेच ही नहीं पाया और साल खत्म हो गया। अब साल खत्म होने के बाद में साल के अंत में पता है आपको स्टॉक का मूल्यांकन होता है। तो स्टॉक का मूल्यांकन कौन से मूल्य पर होता है, लागत मूल्य पर होता है या बाजार मूल्य पर होता है। तो स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो तो उस पर होता है। अब वास्तव में तो इस जूते की लागत, इसने तो कहा मैंने 200 कमा ली, इसने कहा भाई मेरे लिए जूते की लागत कितनी है, 1200 है, तो मैं तो जूते को 1200 रुपये पर दिखाऊंगा अपने स्टॉक में। अब मालिक कहेगा कि भाई ये तो कह रहा है 200 कमा लिए, ये अपनी जगह सही है, लेकिन मालिक ने पैसे कहाँ कमाए, जब तक वो जूता बिकेगा नहीं बिकेगा तो मालिक ने तो पैसे कमाए नहीं अभी तक। जबकि एक डिपार्टमेंट कह रहा है पैसे कमा लिए, तो ये डिपार्टमेंट तो अपनी जगह सही है, इसने तो माल बेच दिया पहले डिपार्टमेंट को। 10वें डिपार्टमेंट ने माल किसको बेच दिया, पहले डिपार्टमेंट को 1200 में। तो ये तो कह रहा है मैंने तो कमा लिए, ये अपनी जगह सही है। मालिक भी अपनी जगह सही है कि पैसे मैंने तो कमाए ही नहीं, डिपार्टमेंट कह रहा है कमा लिया, मैंने नहीं कमाया। तो इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या स्टॉक रिजर्व भी कह सकते हैं इसको। न कमाए हुए लाभ के लिए प्रोविजन या रिजर्व बनाना, प्रोविजन भी लिख सकते हैं और रिजर्व भी लिख सकते हैं। ऐसा लाभ, मालिक कहेगा कि हमने लाभ अभी तक ये कमाया नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा। इसके लिए तो ये प्रोविजन हमें जरूर बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल इतनी बात समझ लो कि मालिक ने ये लाभ कमाया नहीं है, तो मालिक को न कमाए हुए लाभ के लिए एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या उसको स्टॉक रिजर्व भी कहा जा सकता है। तो ये इस तरह से इसका सेटलमेंट है। तो ये है अंतर विभागीय हस्तांतरण। यदि हस्तांतरण लागत मूल्य पर हो रहा है तब तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन यदि बाजार मूल्य या बिक्री मूल्य पर हो रहा है तब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये पूरी चीज़ जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तब आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल जितना आपको थ्योरेटिकल मैटर मैंने आपको समझाया है उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, समझिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।